Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. आज हम बात करें क्लास 11th की अकाउंटेंसी के जिस टॉपिक की उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे, इसके मीनिंग की बात करेंगे, उसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि ड्राइंग्स, एसेट्स, गुड्स, इवेंट, एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट एंड अदर जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सभी की बात करेंगे। और इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के हिंदी के जिस लेसन की बात की थी उसका नाम था जामुन का पेड़, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म ऑफ क्लास 11th। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मीनिंग की बात करें तो दीज आर दी टर्म्स विच आर डेली यूज इन बिजनेस वर्ड। तो जो टर्म बिजनेस वर्ड में आमतौर पर रूटीन में डेली यूज़ होती हैं उन्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहा जाता है। बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन बुक्स इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एंड हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन अकाउंटिंग। तो इन सब का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, इन्हें समझ लेना चाहिए। दीज बेसिक टर्म्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो इन्हें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, यानी कि शब्दावली। सबसे फर्स्ट जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज लाए उसे कहा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है इवेंट। एन इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो इवेंट होता है वो होता है कॉन्सिक्वेंस, परिणाम या फिर रिजल्ट किसी ट्रांजैक्शन का। किसी ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को इवेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है अकाउंट। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम सच एज अकाउंट ऑफ राम, मशीनरी, सैलरी, वेजेस। तो यहाँ पर जो अकाउंट होता है वो रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। तो जो एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होंगी जब अकाउंट में, तो उसे अकाउंट कहा जाता है। एक पर्टिकुलर जगह पर जब रिकॉर्ड होते हैं उसे अकाउंट कहा जाता है, सच एज अकाउंट ऑफ राम, मशीनरी, सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज टू स्टार्ट द बिजनेस। अमाउंट में बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। तो कैपिटल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इट रेफर्स टू दैट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। तो जो अमाउंट प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस एंटरप्राइज में उसे कैपिटल कहा जाता है, जो कि बिजनेस को शुरू करने के लिए होती है, टू स्टार्ट द बिजनेस। अमाउंट जो होती है वो कैश भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है और एसेट्स भी हो सकती है। और कैपिटल इक्वल होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो जब एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर दिया जाता है तो कैपिटल आती है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ और नेट एसेट्स। तो कैपिटल को ओनर्स इक्विटी कहा जाता है या फिर नेटवर्थ या फिर नेट एसेट्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म के जिसका नाम है ड्रॉइंग। तो एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। तो जो भी कैश की अमाउंट या गुड्स जो ओनर के द्वारा विड्रॉ की जाती हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और यानी प्राइवेट पेमेंट या कोई प्राइवेट पेमेंट करने के लिए मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड। बिजनेस फंड से बाहर जब प्राइवेट पेमेंट या फिर पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज, यानी कि ड्यू टू आउटसाइडर। तो जो अमाउंट फर्म ने आउटसाइडर्स को पे करनी होती है उसे लायबिलिटी कहा जाता है। लायबिलिटी आर डेट्स दे आर अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स। तो जो अमाउंट हमें पे करनी है क्रेडिटर्स को उसे लायबिलिटी कहा जाता है। लायबिलिटी इक्वल होती है एसेट्स माइनस कैपिटल। तो कैपिटल इक्वल होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, और लायबिलिटी के लिए एसेट्स में से कैपिटल को लेस करना होगा तो आ जाएंगी लायबिलिटीज़। बीपी मीन्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटीज़। तो ये सब लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल हैं।
अब लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज़। ऑल अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो जो अमाउंट बिजनेस, जो हमारी एंटरप्राइज है, उसे ओनर्स को पे करना है, उन्हें या उसे कहा जाएगा इंटरनल लाइबिलिटी सच एज कैपिटल। तो जो कैपिटल ओनर इन्वेस्ट करता है वो भी एंटरप्राइज को उसे वापस करनी है, तो उसे इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाएगा। या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट किए जाते हैं बिजनेस एंटरप्राइज में ही, तो उन्हें इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस एंटिटी को पे करनी होती हैं आउटसाइडर्स को। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, लोन एटसेट्रा। तो यहाँ पर इंटरनल लाइबिलिटीज़ और हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की बात किया, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। दीज आर दैट लाइबिलिटीज़ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन ए रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। जो पेमेंट हमने एक लॉन्ग पीरियड के बाद करनी है, नॉर्मली आफ्टर देन 1 ईयर, आमतौर पर 1 साल के बाद जो पेमेंट हमने करनी होती है उसे कहा जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की। द लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। जो हमें फ्यूचर में बहुत ही पास, नज़दीक, यानी कि 1 साल के बीच में आमतौर पर हमें पे करनी है, उसे कहा जाएगा करंट लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं करंट लाइबिलिटीज़ के। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। लाइबिलिटीज़ की बात हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं एसेट्स की। एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स इज़ कॉल्ड एन एसेट्स। तो जो कोई भी चीज़ जिस पर बिजनेस एंटरप्राइज का कब्जा है, पोजेशन है, या फिर बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी है, उसमें इंक्लूड होगा अमाउंट जो हमने दूसरों से लेना है, यानी कि डेटर, तो वो सब हमारी एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक बैलेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके अलावा डेटर्स, बीआर यानी कि बिल्स, रिसीवेबल, स्टॉक, फर्नीचर, तो ये सब एसेट्स हैं। ऑल आर एसेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स आर दीज मस्ट बी वैल्यूएबल। तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, ये इनकी विशेषता है। ओन बाय एंटिटी, तो ये एंटिटी के द्वारा ओन की जाती है। एंड एक्वायर एट ए मिजरेबल कॉस्ट, और एक बहुत ही अच्छी कॉस्ट पर इन्हें एक्वायर किया जाता है। एसेट्स में बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो एसेट्स की कैटेगरीज देख लेते हैं। जैसे लाइबिलिटीज़ की थी कैटेगरी इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल के भी 2 पार्ट्स थे, उसी तरह से एसेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन करंट एसेट्स, इसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, उसके बाद करंट एसेट्स और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। तो एसेट्स का टॉपिक भी कुछ लेंथी ही है। तो यहाँ पर एसेट्स को क्लासीफाई करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। दीज आर द एसेट्स विच आर नॉट बॉट बाय सेल्स बट यूज कंटिन्यू इन बिजनेस। तो जो एसेट्स हमने बेचने के लिए नहीं ली हैं, इन एसेट्स को लेने का मकसद बेचना नहीं था इन्हें, बल्कि फर्म ने, बिजनेस एंटरप्राइज ने कंटिन्यूसली यूज़ करना है बहुत सालों तक, फॉर मैनी ईयर, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन एसेट्स का इस्तेमाल बिजनेस एंटरप्राइज ने लंबे समय तक करना है, कंटिन्यूसली कई सालों तक करना है, उसे कहा जाता है नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एटसेट्रा। दीज आर क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप। तो नॉन करंट एसेट्स के भी 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो टेंजिबल की बात अगर हम करें तो दीज आर दी एसेट्स विच वी कैन सी एंड टच और विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज
फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, स्टॉक एटसेट्रा। तो टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सच एज स्टॉक, कंप्यूटर, कैश, फर्नीचर। अब हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। दीज आर दी एसेट्स विच वी कैन सी एंड टच। तो ये वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं ना तो और ना ही छू सकते हैं, या फिर देख तो सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं होता। विच हैव नो फिजिकल अपीयरेंस सच एज गुडविल। गुडविल को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इनका कोई फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, जो कि होता है रजिस्ट्री ऑफ इन्वेंशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वैल्यूएबल एसेट्स। लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, ये वैल्यूएबल होती हैं, लेकिन हम इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। दीज आर दी एसेट्स विच आर मीन फॉर सेल एंड द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो जो एसेट्स जिन्हें हमने परचेज किया है सेल के लिए और मैनेजमेंट चाहती है कि इन्हें जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए 1 साल के अंदर अंदर, सच एज डेटर्स, स्टॉक, बिल्स, रिसीवेबल, कैश इन एंड कैश एट बैंक एटसेट्रा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स। तो इन्हें शॉर्ट लिव्ड या एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं, या फिर फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहा जाता है इन्हें। अब हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि काल्पनिक या फिर नॉमिनल एसेट्स, मामूली। दीज आर दी एसेट्स विच कांट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन टेक फ्रॉम दीज एसेट्स। तो ये वो एसेट्स होती हैं जिनसे कोई भी कैश रियलाइज नहीं होता, हम कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं एसेट्स से। सच एसेट्स इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। तो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L एसेट्स तो होती है, लेकिन हम इससे कुछ रियलाइज नहीं होता। दीज आर नोट एसेट्स बट ओनली शोन इन एसेट्स साइड। तो जैसे P&L का डेबिट बैलेंस होता है, उसी हम एसेट साइड में शो करते हैं, लेकिन वो एसेट्स होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स साइड में शो किया जाता है, क्योंकि हमें इससे कुछ भी रियलाइज नहीं होना होता। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट की। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक ए प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज द रेवेन्यू रिसिप्ट आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ P&L। क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट शो होती हैं P&L में क्रेडिट साइड में, जबकि कैपिटल रिसिप्ट शो होती हैं बैलेंस शीट में। सो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ रिसिप्ट, तो रिसिप्ट होती हैं कैपिटल, रेवेन्यू। सबसे पहले अगर बात करें तो कैपिटल की, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक बाइक एटसेट्रा। तो जो कैपिटल रिसिप्ट में आता है वो है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, बाइक एटसेट्रा। उसके अलावा एडिशनल कैपिटल, शेयर डिबेंचर, और इसमें एडिशनल कैपिटल भी आती है, या फिर शेयर डिबेंचर अगर हमारी कंपनी है तो, और अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, और जो अमाउंट हमें लोन के द्वारा रिसीव होती है। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू की, तो मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो ये मनी हमें गुड्स को सेल करने से होती है। कमीशन, फीस रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस रेंडर। तो हमने जो कमीशन हमें आया, फीस आई कोई, तो उस पर उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। उसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट या डिविडेंड आता है उसे भी रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एनी कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन बाइंग एनी एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी कैश जो कि लगा, जो कि हमने कैश पे किया प्रॉपर्टी को बाइंग करने में, कोई भी एसेट्स को बाय करने के लिए, गुड्स या सर्विसेज में लगा कोई भी कैश, तो उसे कहा जाएगा एक्सपेंडिचर। इट मीन एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर रिसिप्ट ऑफ ए बेनिफिट। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई पेमेंट हमने की ताकि हमें बेनिफिट मिल सके, तो इसे कहा जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम पेमेंट करते हैं किसी बेनिफिट के लिए। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर की कैटेगरीज की बात करें तो कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो तीनों कैटेगरी की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। एनी कैश या फिर एनी एक्सपेंडिचर डन फॉर बाइंग एनी फिक्स एसेट्स और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। वी टेक बेनिफिट ऑफ दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो हमने किया किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए या फिर एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, उसे कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। तो इनका हमें बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इट इज़ द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिलना होता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल हो गई। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बोथ एक्सपेंडिचर। तो दोनों एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो फॉर बाइंग फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बाई करने में होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। रिटर्न इन बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट में शो होता है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। डे टू डे जो हमारे बिजनेस के यूज़ होते हैं उसमें होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट मैक्सिमम फॉर 1 ईयर, इसका बेनिफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर के लिए मिलता है। रिटर्न इन ट्रेडिंग एंड P&L, और इसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर। तो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। दीज आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। द बेनिफिट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रेवेन्यू इज जनरली इन 3 to 7 ईयर। तो इसका बेनिफिट हमें लगभग 3 से 7 साल के बीच में मिलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ ए फर्म स्पेंट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 10 लाख ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो किसी फर्म ने अगर 10 लाख की अमाउंट एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड की है एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ दिस इज़ फॉर 5 ईयर, और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इसका बेनिफिट 5 ईयर्स तक उन्हें होगा। इन केस, उस केस में 2 लाख विल बी चार्ज पर ईयर, तो हर साल 2 लाख रुपए चार्ज किए जाएंगे और 2 लाख विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस पर ईयर। तो हम हर साल 2 लाख रुपए को एक्सपेंस मानेंगे और रिमेनिंग जो बचेगा उसे एसेट्स मानेंगे। तो इसे कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका बेनिफिट हमें आमतौर पर 3 से 7 साल के बीच में ही होता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकरेड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस वो होता है, वो कॉस्ट होती है जो गुड्स को सेल करने में या प्रोड्यूस करने में होती है, जो अमाउंट हमें पे करनी पड़ती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में, यानी कि सेल करने में। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। तो जो एक्सपेंसेज होते हैं ये जो होते हैं, इट इज़ कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर पर्पज़ ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को जनरेट करने के पर्पज़ से हम ये एक्सपेंसेस करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एसेट्स और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एक्सपेंस। तो जो डेप्रिसिएशन लगता है वो भी एक्सपेंस होता है। उसके अलावा अमाउंट पेड फॉर रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, जो हम इनके लिए जो अमाउंट पे करते हैं उसे भी एक्सपेंस कहा जाता है। तो इनका मेन जो पर्पज़ होता है रेवेन्यू को जनरेट करना। अब हम बात करते हैं इनकम की। इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो जो हमने गुड्स बेची और उससे जो हमें अमाउंट रिसीव हुई उसे कहा जाएगा रेवेन्यू। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज इन एक्सपेंसेस, और जो हमने गुड्स परचेज की उसे एक्सपेंस कहा जाएगा। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड
इनकम। तो जो डिफरेंस होगा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बीच का उसे इनकम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल गुड्स कॉस्टिंग 70,000 इज सोल्ड फॉर 1 लाख, तो 1 लाख तो यहाँ पर हो जाएगा रेवेन्यू, लेकिन 70,000 के हुए हैं एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर जो इनकम होगी द सेल अमाउंटिंग 1 लाख इज रेवेन्यू, द कॉस्ट अमाउंटिंग 70,000 इज एक्सपेंस। सो इनका जो डिफरेंस आएगा वो होगा इनकम। इनकम हो जाएगी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। सो 1 लाख माइनस 70,000 तो 30,000 की हो जाएगी इनकम। सो ये है डिफरेंस इनकम और रेवेन्यू के बीच में। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट क्या होता है? दी सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, इट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। तो अब प्रॉफिट क्या होता है? जो सरप्लस आता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में, टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो जो सरप्लस आता है उसे कहा जाता है प्रॉफिट। इससे ओनर की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल इफ टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 ईयर ऑफ एन एंटरप्राइज इज रुपीज़ 1 लाख इज रुपीज़ 11,80,000, तो कोई फर्म है उसका टोटल रेवेन्यू 1 ईयर का 11,80,000 है और टोटल एक्सपेंसेस हैं 8,80,000 के। सो 11,80,000 माइनस 8,80,000 हो जाएगा 3 लाख। सो 3 लाख का आ जाएगा प्रॉफिट। तो जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का उसे प्रॉफिट कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं गेन की। इट इज़ ए एडवांटेज प्रॉफिट और बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। तो गेन क्या होता है? गेन जो होता है ये एडवांटेज होती है फर्म के लिए, प्रॉफिट होता है या बेनिफिट होता है, जो कि अपने आप ही ट्रांजैक्शन या इवेंट हम करते रहते हैं, अपने आप ही कोई गेन हो जाता है। फॉर एग्जांपल सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो कई बार फिक्स एसेट्स को जब हम सेल करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा गेनिंग हो जाती है। विनिंग ए कोर्ट केस फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम अगर कोर्ट केस को जीत लें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए लैंड कॉस्टिंग 90 लाख इज सोल्ड फॉर 95 लाख, अगर लैंड जो 90 लाख की थी वो हमने 95 लाख में सोल्ड कर दी, तो जो 5 लाख होगा वो गेन होगा ऑन सेल ऑफ लैंड। तो ये एडवांटेज होती है, प्रॉफिट होता है और या फिर बेनिफिट होता है फर्म के लिए। अब हम बात करते हैं लॉस की। द टर्म लॉस कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग और थिंग्स। तो जो लॉस है इसके भी दो मीनिंग है। इफ़ द टोटल एक्सपेंसेस इज मोर देन टोटल रेवेन्यू इन ए पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड लॉस। तो मान लीजिए 1 ईयर में अगर रेवेन्यू 8,70,000 है और एक्सपेंसेस 9 लाख किया तो 30,000 का डिफरेंस लॉस होगा। या फिर जो दूसरा मीनिंग है लॉस का, इट रेफर्स टू द एक्टिविटी इन विच फर्म रिसीव्ड नो बेनिफिट। या फिर कई बार होता है कि ऐसी एक्टिविटी कोई हो जाती है जिसमें फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। तो ये दो मीनिंग है लॉस के। इट मे बी नोटेड दैट लॉस डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंसेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है कि लॉस जो होते हैं वो अलग होते हैं एक्सपेंसेस से। लॉस अलग चीज़ है, एक्सपेंसेस अलग चीज़ है। एक्सपेंसेस आर डन टू जनरेट इनकम वाइल लॉस डज नॉट। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें इनकम जनरेट हो सके, जबकि लॉस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल थेफ्ट ऑफ एन एसेट से लॉस, अगर कोई हमारी एसेट चोरी हो जाती है तो वो लॉस है, लेकिन जो उस पर डेप्रिसिएशन अगर हम लगाएंगे तो वो एक्सपेंसेस है। सो अब हम बात करते हैं परचेज की। द टर्म परचेज इज ओनली यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो जो परचेज टर्म है वो यूज़ होगी सिर्फ और सिर्फ गुड्स को परचेज करने के लिए। इन विच एनी बिजनेस डील, तो जिस गुड्स में बिजनेस डीलिंग करता है उसे परचेज करने के लिए जो गुड्स हम लेंगे उसे परचेज कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ एनी शॉप और एंटिटी डील्स इन स्वीट्स, तो कोई शॉप अगर स्वीट्स में डील करती है तो जो स्वीट्स होंगी वो उनके लिए गुड्स हैं। बट इफ़ दैट एंटिटी परचेज फर्नीचर देन दी फर्नीचर इज़ नॉट गुड्स फॉर देम। अगर उसी फर्म ने जो स्वीट्स में डीलिंग करती है अगर वो फर्नीचर परचेज कर ले तो वो उनके लिए गुड्स नहीं है। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। तो परचेज वर्ड में कैश परचेज भी आती है और क्रेडिट परचेज भी। अब हम बात करते हैं परचेज रिटर्न। When purchased goods are returned to supplier then it is known as purchase return और return outward। तो जब जो हमने माल खरीदा उसे हम वापस कर दें सप्लायर को, उसे परचेज रिटर्न कहा जाता है या फिर रिटर्न आउटवर्ड।
तो परचेज वर्ड जो होता है वो सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए यूज़ होता है जो रीसेल के लिए होते हैं। जो गुड्स हमने परचेज़ किए हैं रीसेल के लिए, उसे जो हम गुड्स लेंगे उनके लिए ही यूज़ होगा वर्ड परचेज। तो अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स मीन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। तो जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं गुड्स या फिर सर्विसेज की ओनरशिप कस्टमर को, उसे सेल कहा जाता है। और द टर्म सेल इज़ यूज्ड ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स इन विच फर्म डील। तो जिस चीज़ में फर्म डीलिंग कर रही है, जब वो जिस चीज़ में फर्म डीलिंग कर रही है गुड्स, जब वो सेल करेगी उसे सेल कहा जाएगा। तो सेल्स में सिर्फ गुड्स वो सेल होंगी जिसमें फर्म डीलिंग करती है। ऊपर हमने स्वीट्स के एंटिटी के एग्जाम्पल की बात की थी। विद अबव एग्जाम्पल इफ़ दैट एंटिटी सोल्ड ओल्ड फर्नीचर देन इट इज़ नॉट कॉल्ड सेल। तो जब वो एंटिटी जो स्वीट्स में डीलिंग करती है अगर वो फर्नीचर सेल करेगी तो उसे सेल नहीं माना जाएगा। बट इफ़ दे सोल्ड स्वीट्स देन इट इज़ कॉल्ड सेल। लेकिन अगर वो स्वीट्स ही बेचेंगे तो इसे सेल्स कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। सम कस्टमर माइट रिटर्न गुड्स सोल्ड टू डेम। तो कई बार कस्टमर को जब हम गुड्स सेल करते हैं तो वो उन्हें वापस कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड सेल रिटर्न। तो इसे सेल रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज और विच इज़ रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो स्टॉक जो वर्ड है इसमें इंक्लूड होती हैं वो गुड्स जो रीसेल के पर्पज़ से हमने परचेज़ की, जिनको परचेज़ करने का मेन पर्पज़ था कि हमें उन्हें रीसेल करना है। और इसमें वो गुड्स भी इंक्लूड होंगी जो एक पर्टिकुलर यानी कि 1 ईयर की अगर हम बात करें, अगर जो गुड्स 1 ईयर में सोल्ड नहीं हो पाई, जो हमने परचेज़ की थी एक अकाउंटिंग पीरियड में सोल्ड नहीं हो पाई, वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। द स्टॉक मे ऑफ 2 टाइप। तो स्टॉक 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और लाइंग अनसोल्ड नोन एज ओपनिंग स्टॉक। तो जो स्टॉक अकाउंटिंग पीरियड की स्टार्टिंग में होता है या फिर जो अनसोल्ड रह जाता है उसे कहा जाता है ओपनिंग स्टॉक। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। द स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड लाइंग अनसोल्ड इन अवर गोडाउन्स इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो अकाउंटिंग पीरियड की एंड में बच जाता है या फिर हमारे गोडाउन्स में ही पड़ा रह जाता है, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। इट इंक्लूड्स बोथ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल एंड इट इज़ द अमाउंट रेंडर बाय ए कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड होते हैं डेटर्स एंड बीआर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटर्स की। द वर्ड रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स टू होम फर्म सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट नॉट बीन रिसीव्ड येट। तो जो वर्ड है डेटर, ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिन्हें फर्म ने गुड्स या सर्विसेज सोल्ड की हैं क्रेडिट पर और उनसे पेमेंट आना अभी बाकी है। फॉर एग्जांपल इफ़ फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख टू राम ऑन क्रेडिट, सो व्हेन ही डज नॉट मेक फुल पेमेंट ही रिमेन डेटर ऑफ फर्म। तो जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा वो फर्म का डेटर माना जाएगा। अब हम बात करते हैं बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल की। ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बीआर फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट। तो जो ड्रॉर होता है उसके लिए बीआर जो होता है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है उसे बीआर माना जाता है, उसके लिए वो बीआर है। एंड गेट्स बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम ड्रॉई, और उसे वापस मिल जाता है ड्रॉई से एक्सेप्टेंस के बाद। इट इज़ ड्रॉन ऑन डेटर्स और रिसीव्ड बाय वे ऑन एंडोर्समेंट फ्रॉम देम। तो इन्हें डेटर्स पर ड्रॉ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री क्या होता है? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर दीज कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जो मैन्युफैक्चर है उसके लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती हैं। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल
द थिंग्स बाइंग फॉर यूजिंग इन मेकिंग प्रोडक्ट बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्लूड होंगी वो थिंग्स जो हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए परचेज की थी। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया वो होगा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल इन क्लॉथ इंडस्ट्री कॉटन इज़ रॉ मटेरियल। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्लॉथ इंडस्ट्री में कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, और जो इन्वेंट्री अभी तक यूज़ नहीं हुई। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। दिस सेमी फिनिश्ड गुड्स आर इन it that are used by us in making product. For valuation of this, the cost of raw material, labor, power, fuel etc. are included in it. तो सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी कि जो अभी पूरी तरह से प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ है, अभी वो वर्किंग स्टेज में है, उसे कहा जाता है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होगा वो भी इंक्लूड होगी, इसमें लेबर भी इंक्लूड होगी, पावर भी, फ्यूल भी, सब कुछ इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल इन क्लॉथ मिल्स थ्रेड इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्लॉथ इंडस्ट्री में जो थ्रेड होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इट इंक्लूड्स दोज गुड्स विच आर कम्प्लीटली प्रोसेस्ड आर रेडी फॉर सेल बट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो होती हैं जो कम्प्लीटली प्रोसेस के बाद पूरी तरह से तैयार हैं सेल के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर अभी तक सेल नहीं हुई, अनसोल्ड ही रह गई। इन केस ऑफ क्लॉथ इंडस्ट्री फिनिश्ड क्लॉथ लाइक शर्ट ट्राउज़र आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो क्लॉथ इंडस्ट्री में शर्ट्स ट्राउज़र इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज बाय रीसेलिंग। तो जो इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, इसमें वो गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है जो रीसेलिंग के लिए हमने ली थी। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। टू नो द ट्रू वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ए लिस्ट विद कंप्लीट आइटम इन गोडाउन्स टुगेदर विद देयर क्वालिटीज इज प्रिपेयर्ड। आल्सो दिस सेपरेट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अबव 4 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने जो अबव 4 पॉइंट्स की बात की है, सो अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ट्रू वैल्यू जानने के लिए इन्वेंट्री की हमारे पास कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए कि गोडाउन में, हमारे गोडाउन है अगर कोई, तो उसमें कितना सामान पड़ा है। बट फॉलोइंग गुड्स आर नॉट रिटन इन इट। तो जो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर। तो जो स्टॉक हम चेक करेंगे इसमें इंक्लूड नहीं होंगी वो गुड्स जो हमने सोल्ड कर दी हैं लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई हैं। गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो इसमें वो गुड्स भी इंक्लूड नहीं होंगी जो परचेज हमने किए हैं, रिसीव भी हो चुके हैं, लेकिन परचेज बुक में एंटर अभी तक नहीं हुई हैं। फॉलोइंग गुड्स शुड बी इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। लेकिन अब हम बात करते हैं जो इसमें आनी चाहिए इस लिस्ट में। गुड्स सेंट टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो जो गुड्स हमने सेंड कर दिए हैं कस्टमर को सेल के लिए। गुड्स सेंट टू द एजेंट फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विद देम एज अनसोल्ड। तो हमने एजेंट्स को गुड्स के साथ भेज दिया सेल करने के लिए, लेकिन अभी तक सेल हो नहीं पाई हैं। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिलाइजेबल प्राइस विच एवर इज लेस। तो माइंड में ये बात हमेशा रखनी चाहिए कि इन्वेंट्री जो होगी उसकी वैल्यू, दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट। तो या तो वो कॉस्ट पर होनी चाहिए या फिर रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी कम होगी वो हमें माननी चाहिए इन्वेंट्री की। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। तो स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो स्टॉक में वो गुड्स इंक्लूड होती हैं जो हमने परचेज की रीसेलिंग के लिए लेकिन अभी तक अनसोल्ड रह गई अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद भी। अब इन्वेंट्री की बात करें तो इट इंक्लूड्स स्टॉक, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो इन्वेंट्री में सब कुछ इंक्लूड होगा, स्टॉक भी, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल भी, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स भी और स्टॉक इन ट्रेड भी। और इन सभी की बात हमने अभी ऊपर की है। अब हम बात करते हैं ट्रेड पेबल्स की।
It includes both creditors and bills payable, and it is the amount of goods purchased or services taken in normal course of business। तो ट्रेड रिसीवेबल जो हमने बात की थी उसमें इंक्लूड होते थे डेटर्स एंड बीआर, लेकिन ट्रेड पेबल में इंक्लूड होंगे क्रेडिटर्स और बीपी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। दिस वर्ड रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज प्रोड्यूस ऑन क्रेडिट। तो जिनसे हमने उधार में क्रेडिट में माल परचेज किया है, गुड्स परचेज किए या फिर सर्विस उनसे हमने ले ली है, अभी तक हमने उन्हें कैश पे नहीं किया है, क्रेडिट में परचेज की हैं। एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, और पेमेंट अभी तक नहीं दी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, सो ही विल बी कंटिन्यूसली रिमेन द क्रेडिटर ऑफ फर्म। तो हमने रमेश से 10,000 का जो गुड्स परचेज किए हैं, अगर हमने अभी तक पेमेंट नहीं दिया तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है जब तक हम उसे फुल पेमेंट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं बिल्स पेबल की। ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट इट। तो जो पर्सन जो बिल ड्रॉअर का जो जिसने बिल ड्रॉ किया और जो पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेगा वो ड्रॉई होता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल बन जाता है। एंड रिटर्न्स इट टू ड्रॉई, और वो ड्रॉई को वापस कर देता है। सो बीपी इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। तो ये जो बीपी है, बिल्स पेबल है, ये अकाउंटिंग टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए होती है जो कि फेवर में होती है क्रेडिटर्स के। अब हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो गुड्स क्या होती हैं? गुड्स में वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो गुड्स हमने परचेज किए हैं रीसेल पर्पज़ के लिए। जो भी थिंग्स हमने रीसेल पर्पज़ के लिए परचेज की हैं वो गुड्स हैं, या फिर और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दी फिनिश्ड गुड्स, या फिर जिनका इस्तेमाल हम फिनिश्ड गुड्स को तैयार करने में करेंगे। विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड, और उन्हें भी हमने सेल ही करना है, सोल्ड करना है। सच एज डीलर ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड फर्नीचर। तो अगर कोई फर्नीचर का डीलर है तो वो फर्नीचर को सेल करेगा। सो इट इज़ गुड्स फॉर हिम, तो इसके लिए वो गुड्स हैं। इफ़ ए क्लॉथ डीलर सोल्ड फर्नीचर इट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम हिम। लेकिन अगर कोई क्लॉथ डीलर फर्नीचर को सेल करता है तो इसके लिए वो गुड्स नहीं है, सिर्फ एक रेवेन्यू है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कैन बी टर्म एज अमाउंट, तो इसे हम वो अमाउंट मान सकते हैं गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। जो हमने पे की है कोई, जो अमाउंट हमने कोई भी अमाउंट पे की है फॉर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज में, उसे कॉस्ट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वाउचर की। ए वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट द एविडेंस to pay on the basis which the transaction are first of all recorded in books of accounts। तो वाउचर क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक एविडेंस होता है ऑन विच द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसके बेसिस पर ही हम बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग से वाउचर तैयार होता है। एंड इट स्पेसिफाई दी अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो यही स्पेसिफाई करता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। वाउचर आर सेपरेटली प्रिंटेड बाय ऑल फर्म बाय देयर ओन नेम। तो हर फर्म अपने नाम से वाउचर प्रिंट करवाती है। वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट and each voucher is number and countersigned by an authorized person of firm। तो हर एक वाउचर पर एक नंबर होता है और उसे साइन किया जाता है फर्म के एक ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। इट इज़ द रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय सेलर टू द बायर। तो जो कोई छूट या अलाउंस या रिबेट
सेलर देता है बायर को। इसके दो टाइप हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउ बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स की लिस्ट प्राइस है उस पर जब जो सेलर है वो कस्टमर को एक फिक्स परसेंटेज की छूट दे दे, उसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाता। एंड इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। सिर्फ इसे ग्रॉस वैल्यू जो होती है गुड्स की, तो इनवॉइस में लिखते टाइम इसे डिडक्ट कर दिया जाता है, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड ये नहीं होता। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। व्हेन द डिस्काउंट इज अलाउ बाय सेलर टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट सेलर कस्टमर को देता है ताकि कस्टमर जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए सेलर अलाउ 2.5% डिस्काउंट इफ कस्टमर पे विद इन 10 days, सो इट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट एंड ऑलवेज रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट जो था वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता था, लेकिन कैश डिस्काउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड होता है, और इसका मेन पर्पज़ होता है कि कस्टमर जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। तो कई बार क्या होता है कि सेलर कहता है कि अगर आपने 10 days में या 1 week में पेमेंट कर दी तो हम आपको 2%, 2.5%, 5% डिस्काउंट देंगे। तो इसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है और इसके रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। अब हम बात करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, तो ये सभी टैक्स या ड्यूटीज़ इंक्लूड होती हैं जीएसटी में। जो भी ये इनडायरेक्ट टैक्स थे इन सभी को मर्ज कर दिया गया है सिंगल टैक्स में, जिसे जीएसटी कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज़ पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो जीएसटी पे किया जाता है, और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसके अलावा भी कुछ और टर्म्स हैं, वो भी देख लेते हैं। सम अदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एंट्री, अब एंट्री क्या होती है? व्हेन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज़ कॉल्ड एंट्री। तो जब ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है इसे एंट्री कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बैड डेट्स की। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इररिकवरेबल, जो अमाउंट हमें पता है कि रिकवर नहीं होगी, फ्रॉम ए डेटर, किसी डेटर से जो अमाउंट रिकवर नहीं होती उसे बैड डेट्स कहा जाता है। इट इज़ ए बिजनेस लॉस एंड डेबिटेड टू P&L अकाउंट एज एक्सपेंस। तो ये लॉस होता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है एक्सपेंस के रूप में। अब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंट क्या होता है। ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन पोजिशन टू पे डेट्स। तो कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज जो पोजीशन में नहीं है अपने डेट्स को पे करने में, उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं सोल्वेंट क्या होता है। ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन दी पोजीशन टू पे डेट्स। तो जो पर्सन या एंटरप्राइज पोजीशन में है कि वो अपने डेट्स को पे कर सके उसे सोल्वेंट कहा जाता है। एंटिटी क्या होता है? एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। तो कोई भी एंटिटी या बिजनेस एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जो कि बनाई जाती है इनकम के लिए, बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। गुड्स या सर्विसेज को बेचकर हम इनकम कमाने के लिए जो एंटिटी को शुरू करते हैं या इकोनॉमिक यूनिट को शुरू करते हैं उसे एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कहा जाता है। फॉर HK इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं स्टोर्स क्या होता है। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर पर्पज ऑफ कंजप्शन इन बिजनेस, नॉट फॉर रीसेल। तो स्टोर क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिनोट मटेरियल। तो ये यूज़ किया जाता है मटेरियल जो कि किसी एंटरप्राइज के द्वारा हेल्ड किया जाता है फॉर पर्पज ऑफ कंजप्शन इन बिजनेस। तो जो बिजनेस के अंदर कंज्यूम होनी है गुड्स, उसे या फिर उस मटेरियल को स्टोर कहा जाता है। इन्हें परचेज किया जाता है कंजप्शन के लिए बिजनेस में, इन्हें बेचने के लिए परचेज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट, स्पेयर पार्ट ऑफ
मशीनरी, पैकिंग मटेरियल। तो जो अगर फैक्ट्री है तो उसमें पैकिंग मटेरियल जो होगा, स्पेयर पार्ट्स होंगे, लुब्रिकेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी मिल में हैं अगर हम, तो जो भी ऑयल होगा जो कि मशीनों के लिए चाहिए, तो ये सब जो चीज़ें होंगी ये स्टोर्स कहलाएंगी, क्योंकि इन्हें रीसेल के लिए नहीं है, ये हैं सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन इन बिजनेस। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज़ अर्न बाय एन एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो होता है जो किसी एंटिटी के द्वारा ऑपरेशनल एक्टिविटी से अर्न किया जाता है। इट इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें इंक्लूड होता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इट रेफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स in the share or debenture of the companies with the intention of earning a return। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम कुछ पैसा किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, लगा देते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है कि हमें कोई रिटर्न आएगी, कोई इनकम होगी। तो जब इस इंटेंशन से हम किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में पैसा लगाते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। टर्नओवर, इट मीन्स टोटल सेल मेड इन पर्टिकुलर पीरियड। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 1 ईयर में जितनी सेल होगी टोटल, उसे कहा जाएगा टर्नओवर। अब हम बात करते हैं लाइव स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेज आर नोन एज लिव स्टॉक। तो लिव स्टॉक में इंक्लूड होती हैं कैटल्स, हॉर्सेज और डोमेस्टिक एनिमल्स। रेवेन्यू, इट मीन्स द इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। तो रेवेन्यू कोई भी इनकम, रेगुलर नेचर इनकम किसी भी सोर्स से। इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। इसमें इंक्लूड होता है अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो जो उनके सेल से अमाउंट होगी वो इसमें इंक्लूड होती है। इट इज़ रिलेटेड विद डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड्स रिसिप्ट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा, बट डज not includes capital of owner or loan borrowed by from outside। तो जो रेवेन्यू होता है इसका मीनिंग होता है कोई भी रेगुलर नेचर इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से कोई भी इनकम है उसे रेवेन्यू कहा जाएगा। इसमें इंक्लूड होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो इनकम होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो ये जो डे टू डे अफेयर्स हैं बिजनेस एंटरप्राइज के, उससे रिलेटेड होता है। इसमें रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट जो भी हमें आया वो भी इंक्लूड होता है, लेकिन कैपिटल जो होती है ओनर की वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। लोन जो हमने आउटसाइड से बोरो किया है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। अब हम बात करते हैं मर्चेंडाइज। इट मीन्स गुड्स फॉर रीसेल। तो जो गुड्स रीसेल के लिए होते हैं उन्हें मर्चेंडाइज भी कहा जाता है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जो हमने फिक्स एसेट सेल की उनसे जो प्रॉफिट होगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये थे कुछ सम अदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसके अलावा हमने बात कर ली है अकाउंटिंग टर्म जो भी हैं बेसिक, इंक्लूडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये जो टॉपिक था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, ये हो चुका है कंप्लीट। वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी हो गई है लेकिन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 11th के किसी और अकाउंटेंसी के टॉपिक की बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।